हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का आप आज की इस जर्नल स्टडीज की क्लास में, जहाँ पे आपको जीएस से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और साथ साथ इसकी थ्योरी भी आपको करवाऊंगी। ये प्रैक्टिस सेट आपका जीडी की क्लास के लिए है, जो 2025 यानी कि फरवरी मार्च तक होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, बाकी के प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं। तो क्योंकि पहले प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कुछ करवा चुके हैं, तो ये हमारा टेंथ व ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, देखो इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी क्लास भी है ना। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन हमारा आ जाता है अबू हजल, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अकबर। जजिया कर, जजिया कर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जजिया कर केवल जो गैर मुस्लिम थे, जो गैर मुस्लिम थे, केवल उन्हीं से वसूला जाता था। और दूसरा वसूला जाता था कि भाई जो जैसे ब्राह्मण हो गए है ना, ब्राह्मण हुए, महिलाएं हुई, महिलाओं के साथ साथ बच्चे, इनको छोड़कर बाकी सभी गैर मुस्लिम लोगों से जजिया कर क्या हुआ था, वसूला जाता था। ठीक है, तो ये जो जजिया कर की शुरुआत की थी, ये दरअसल किसने की थी? ये जजिया कर की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर और किस पर, ब्राह्मणों पर और बुजुर्गों पर, महिलाओं पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिर एक राजा आए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों और महिलाओं बच्चों पर भी सब पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई तहकीक हिंद के लेखक निम्न में से कौन है। ठीक, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद को अल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक हिंद को किस नाम से? अल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल हिंद के नाम से अगर इसे जाना जा रहा है, तो फिर ये किताब किसने लिखी? ठीक, ये किताब लिखी थी मोहम्मद गजनबी ने, जयपाल ने, आनंदपाल या कोई नहीं। अल हिंद नाम की किताब है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो गजनबी तो कोई लेखक था नहीं, राजा था। जयपाल भी एक राजा था, आनंदपाल भी एक राजा था, तीनों लेखक नहीं थे। तो इनमें से सही आंसर है कोई नहीं। तो फिर तहकीक हिंद के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अल बरूनी। नाम याद रखेंगे, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी तहकीक हिंद के लेखक थे, जिसे अल हिंद या उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मोहम्मद गजनबी ने अपना पहला आक्रमण किस पर किया। ठीक,
मोहम्मद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किस पर किया? मोहम्मद गजनवी कौन था, किस वंश का राजा था? ठीक है। अब इसने पहला, जो कहते हैं कि भाई जो पहला आक्रमण है वो किस पर किया, मोहम्मद गजनवी ने किसे हराने की कोशिश की, या फिर किसको, किस राजा के साथ मिलकर उसने क्या किया, इन सभी राजाओं की एक बहुत लंबी कहानी हो जाती है ना। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो इन राजाओं की जो कहानी है वो वंश के अनुसार आप पढ़ेंगे, है ना। वंश के अनुसार कैसे, कि भाई जैसे आप पहले आपने उठा लिया, आपने गौरी, मोहम्मद गौरी से अगर स्टार्ट करते हैं, है ना, तो मोहम्मद गौरी ने भारत में आने की कोशिश की थी, अफगानिस्तान काबुल का वो राजा था, है ना। तो उसके बाद उसने, गौरी ने किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। तो वो पूरी एक सीरीज चलती चली जाती है। ठीक। अब अगर हम गजनवी की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद गजनवी भी एक राजा ही रहा था। उसने भी कहां पर, भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, और कोशिश क्या की थी, आक्रमण किया भी था। ठीक। अब भारत को सभी ने, ये था कि भाई, थोड़ी सी बात इनके बारे में बताते हूँ। भारत को सब ये समझते थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, एक तरह से कहते हैं बहुत, ये धन संपदा बहुत है, और दरअसल थी है भी, है ना। और उसी चीज को लूटपाट करने के लिए, अपने राज्य विस्तार करने के लिए वो लोग यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पे वो करते थे कि भाई आप यहाँ पे आक्रमण करो, लूटपाट करो, और लूटपाट करने के बाद आप राजा को बंदी बना लो, उस राज्य पर अपना कब्जा कर लो। ये इनकी एक थेसिस हमेशा से रहती थी। तो मोहम्मद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण जो किया था वो राजा जयपाल पर किया था। ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने क्या किया कि पहला आक्रमण तो इनका सफल नहीं हुआ, जो पहला आक्रमण था ये सफल नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, ये महाशय दोबारा आए 1001 में। ठीक। 1001 ईस्वी में महाशय दोबारा आए, मोहम्मद गजनवी जी। इन्होंने दोबारा जयपाल पर आक्रमण किया, और दोबारा जयपाल पर आक्रमण करके इन्होंने एक कूटनीति चलाई कि उन्होंने लूटपाट की वहां पर, और लूटपाट करके जयपाल राजा को छोड़ दिया वहीं पे। ठीक है। अब जयपाल राजा थोड़े से अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो राजा जयपाल 1001 में हारने के बाद उन्होंने क्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। ठीक है। ये याद रखने लायक बात है, इसको जरा सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को जरा पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इसको पढ़िए पहले, और पढ़ने के बाद देखिए कि किस वंश से रिलेट करता है अल्पतगीन। ठीक है। पढ़िए जरा क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक एक थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि सामने वाला बताया जा रहा है और आप लोग उस चीज को किए जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हटके काम करते हैं। ठीक है। तो पढ़ लिया क्वेश्चन, चारों ऑप्शन भी, जो रिवीजन अपना कर रहे होंगे उन्होंने आंसर भी कर दिया होगा। ठीक है। अब देखो, अल्पतगीन निम्न में से किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अल्पतगीन किस वंश का संस्थापक माना जाता है? ठीक। वंश पूछा गया है, वंश जानते हो ना। जब भी कोई राजा बैठा, तो जब तक वो रहा, राजा की जगह अगर हम इनको एक तरह से कहें कि भाई ये अपने आप को शहंशाह बुलाते थे, है ना, या जो भी इनका एक उपाधि इनको दी जाती थी। ठीक। तो ये उसी अपने ही नाम के अकॉर्डिंग अपना वंश वहां पे स्थापित कर देते थे। अब जैसे अल्पतगीन ने किस वंश का संस्थापक ये रहा था, तो ये रहा था भाई यामिनी वंश का संस्थापक। ठीक है। यामिनी वंश का संस्थापक रहा था। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है,
गुलाम वंश के संस्थापक का नाम, सैयद वंश के संस्थापक का नाम और तुगलक वंश के संस्थापक, तीनों बहुत पूछे जाते हैं। ये जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि इन तीनों के संस्थापक कौन कौन थे। गुलाम वंश को किसने स्टार्ट किया, सैयद वंश को, तुगलक वंश को। ठीक है, सबका तुगलक तो सभी जानते होंगे किसने किया, सैयद भी सब जानते होंगे। गुलाम वंश, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ये तो आप जरूर जरूर ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसकी स्थापना, इसके संस्थापक किसको माना जाता है। क्लियर। देखो, यामिनी वंश को हम कहते हैं कि भाई यामिनी वंश गजनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यामिनी वंश गजनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि अपने वंश को चलाने के लिए अल्पतगीन ने अपने गुलाम को, अल्पतगीन ने क्या किया था, अपने वंश को चलाने के लिए जो इनका एक गुलाम था, उस गुलाम को ही अपना दामाद बना लिया था। और उसके बाद ये यामिनी वंश चला था कुछ दिन के लिए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सभी को। ठीक, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ठीक, अब तराइन, तराइन का युद्ध क्या होगा। तराइन एक जगह है ना। तो तराइन का युद्ध जो हुआ, वो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, जिसकी मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, किसकी, मोहम्मद गौरी की। तो तराइन का युद्ध जो हुआ है वो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ है। किसका हुआ है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, और किसके साथ हुआ है आंसर अपने पास लिख के रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसकी बात करते हैं। ठीक, सो तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ, भीम द्वितीय व मोहम्मद गौरी, जी नहीं। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद गौरी ने, एक तरह से मैं सीधी भाषा में बोलूं तो, सीधा सीधा पंगा भी एक ऐसे इंसान से लिया था जिससे शायद नहीं लेना चाहिए था। ये व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान जी अगर हारे भी तो अपनों के धोखे की वजह से हारे थे, वरना मोहम्मद गौरी कई बार इनसे युद्ध लड़ा और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी, हर बार वो हार गया। लास्ट में मोहम्मद गौरी के पास जब कोई चारा ना बचा, तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं के जो आसपास के राजा थे उनको अपने साथ मिला लिया, डरा के, धमका के, लालच दे के, जैसे भी ये कर सकता था, साम दाम दंड भेद, जो भी रणनीति अपना सकता था मोहम्मद गौरी ने अपनाई। और उन सारे राजाओं को, ऐसा कहते हैं ना, व्यक्ति अकेला लड़ता है तो नहीं हारता, लेकिन जब वो अपनों पर विश्वास करके लड़ता है और वही उसको धोखा देते हैं, वो जब हारता है। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का पहला युद्ध इनके साथ 1911 में हुआ। ठीक है, उससे पहले कई युद्ध हो चुके थे, लेकिन गौरी की इसमें हार हो गई। पहला युद्ध जब हुआ था 1911 में, गौरी उसमें हार गया, कई बार हारा था गौरी से। फिर ये ये महाशय फिर से आई, है ना। तराइन का दूसरा युद्ध फिर हुआ। तो उस दूसरे युद्ध में, जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उनके विश्वासघाती राजा थे, जो हो गए गौरी के साथ और दिखाते रहे कि हम पृथ्वीराज चौहान के साथ हैं, लास्ट पे एंड वक्त पे उन्होंने धोखा दिया और जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी आ जाती है पृथ्वीराज चौहान की, कि गौरी इनको, कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार गौरी को माफ किया, लेकिन गौरी एक बार में ही इनको बंधक बना के अपने काबुल ले गया, वहां बहुत इनको यातनाएं दी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी उन्हीं के राज्य में रहते हुए गौरी को क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, ये इनकी एक छोटी सी कहानी आ जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, फिर से वंश का क्वेश्चन आया है, गौर वंश की स्थापना किस समय की गई थी। ठीक है, गौर वंश की स्थापना
किस समय की गई थी और किसने की थी। एक ये भी आप ऐड कर सकते हो। गौर वंश की स्थापना किस समय की गई थी। तो गौर वंश की स्थापना की गई थी भाई 12वीं सदी में। किस सदी में। 12वीं सदी में। ठीक है। 12वीं सदी में अगर इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा हुई। गौर वंश की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने, जिसकी अभी हम पीछे बात करके आए हैं। ठीक है। इन्होंने इनकी स्थापना की थी। हुआ क्या था दरअसल, गौरी ने केवल एक राजा के साथ नहीं, ऐसा नहीं था कि वो हर बार एक राजा के साथ, उसे थोड़ा व्यक्ति जब ऐसा हो जाता ना कि हाँ अब मैं जीत गया तो अब मैं किसी के साथ भी जीत सकता हूँ। इन्होंने महाशय ने क्या किया कि 1118 में भीम द्वितीय, नाम आया था ना पीछे, भीम द्वितीय, इनके साथ युद्ध किया। उन्हें चुनौती दी थी। ठीक। और भीम द्वितीय माने जाते थे कि भाई ये बहुत शक्तिशाली, ठीक, बहुत समर्थ राजा हैं, शारीरिक बल इनके पास बहुत रहा। ठीक। तो मोहम्मद गौरी इनके साथ भीम जो है वो शक्तिशाली साबित हुए, यानी कि जीता कौन, भीम। तो भीम ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया। जब उसने भागना शुरू किया तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और राजस्थान के माउंट आबू में जाके गौरी को बंदी बनाया। ठीक है। ये बात 1118 की है। ठीक है जी। इतनी चीज को याद रखिएगा। 12वीं सदी में गौर वंश की स्थापना हुई। गौरी मोहम्मद गौरी के द्वारा गौर वंश की स्थापना की गई। 1118 में भीम द्वितीय से के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भीम द्वितीय विजयी रहे। इनका पीछा किया, राजस्थान के माउंट आबू में जाके इनको पकड़ा, बंदी बनाया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किसके द्वारा कराया गया। कुतुब मीनार सभी जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसको कुतुब मीनार के बारे में नहीं पता होगा। सभी जानते हैं कुतुब मीनार। सबसे ये जो मीनार का एक कोई भी अगर एक स्ट्रक्चर है तो वो उसके कारीगरी के बेस पे, या वो किस तरह से बनाया गया, क्या उसकी खास बात है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीजें क्या की जाती हैं, देखी जाती हैं। तभी वो एक हेरिटेज में आती हैं कि हाँ ये भारत का हेरिटेज है, ये विश्व का हेरिटेज है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन, ये कुनुब लिखा गया है इसमें, इसको जरा अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा। ये कुतुब है ना। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या किया था, बनवाया था। ठीक है। कहाँ इसका निर्माण करवाया, दिल्ली में। ठीक। किसके लिए, इसमें जो ये कुतुब मीनार बनवाई गई थी दरअसल ये 1199 में बनी थी। 1199 बनी थी। और जो कुतुबुद्दीन के गुरु थे शेख ख्वाजा, ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में इन्होंने दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। पोलो का बहुत शौकीन था। पोलो खेलते हैं ना, घोड़े पे होते हैं, घोड़े पे बैठकर एक तरह से हॉकी खेलना, पोलो होता है ना, बहुत तेजी से हिट करो बॉल को और बॉल एक आपको होल के अंदर पहुंचानी है ना। तो उसी खेल को खेलते के दौरान ये घोड़े से गिर गए और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा चलेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए
और फिर इसका आंसर हमें दीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन कहता है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़ या फिर दिल्ली? इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर है दिल्ली। आंसर क्या है इसका? दिल्ली। और इसको भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके साथ साथ अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। कुतुब अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई दिल्ली में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। ये मस्जिद का नाम है। ठीक है। और ये भी किसने बनवाई थी भाई? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है। मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क और मकर दोनों, या कोई नहीं? भारत से गुजरने वाली रेखा वो है जी कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जहां पे ये एंट्री जो है इसकी एंट्री होती है गुजरात से। गुजरात से आगे चलते हैं तो राजस्थान, राजस्थान से आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश। ठीक है जी। मध्य प्रदेश से आगे चलेंगे तो छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड। झारखंड के बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है। और वेस्ट बंगाल के बाद आ जाता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद ये लास्ट एग्जिट करती है मिजोरम से। ठीक है। लास्ट एग्जिट कहाँ से करती है? मिजोरम से। एंट्री करेगी गुजरात से, एग्जिट करेगी मिजोरम से। ठीक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरी? 8 राज्यों से गुजरी। ठीक है। 8 के नाम मैंने आपको बता दिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। एंट्री पॉइंट गुजरात, एग्जिट पॉइंट मिजोरम। रेखाओं के बारे में बता दूं, रेखाएं पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो भारत के या किसी भी देश के उसका टेम्परेचर, उसका वेदर, उसका टाइम, बहुत सारी चीजों को मेजर करने के लिए बना ली गई हैं, स्टडी करने के लिए बना ली गई है। इमेजिनरी लाइन है, उन्हीं के नाम है। ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए, है ना? तो विश्व मृदा दिवस, सॉइल डे मनाया जाता है भाई 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गया। ठीक है। तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? कितना ऊंचा है कंचनजंगा? कंचनजंगा की अगर मैं बात करूं तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इस पर बनी हुई सड़क भी बहुत फेमस है। कंचनजंगा पर भारत की सबसे ऊंची सड़क भी वही मानी जाती है। ठीक।
तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,848। नहीं जी, ये तो किसकी है? ये है माउंट एवरेस्ट की। किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। तो ये तो कंचनजंगा की नहीं होगी। ठीक है। 1235 मीटर तो हो ही नहीं सकती, इतनी ऊंचाई का वो है ही नहीं। 8,598 मीटर। ठीक है। 8,598 मीटर, किलोमीटर नहीं। कितनी है? 8,598 मीटर है किसकी? कंचनजंगा की ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट की नेपाल में स्थित है। नेपाल से कितनी ऊंचाई मानी गई है? 8,848 मीटर मानी गई है। ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। रामायण के लेखक किसे माना जाता है? तो रामायण के लेखक किसे माना जाता है? रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि थोड़ा गलत लिखा है, वाल्मीकि। और ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, है ना। उसके बाद इन्होंने राम 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 जपते जपते, ठीक, उसके बाद खुद ही इनके मन में एक रचना करने की आई और उन्होंने क्या लिख डाली? रामायण लिख डाली। ठीक, तो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखी गई। वेदव्यास जी ने क्या लिखा था? महाकाव्य लिखा था। महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया था, और वो क्या है? महाभारत। ठीक है। पुराने वाली महाभारत अगर देखोगे ना तो उसमें वेदव्यास जी आते हैं, दो बार आते हैं, एक बार स्टार्टिंग में आते हैं और फिर एक बार बीच में आते हैं। ठीक, वो बता दूं क्यों आते हैं। जो बीच में आते हैं ना, वो आते हैं जो उनकी रानी होती है ना, जो उनकी मदर मदर होती है, भीष्म पितामह की जो कजिन मदर होती है, तो सौतेली मदर, स्टेप मदर जो होती है, उनको लेने के लिए आते हैं। ठीक है। अब उनके स्टेप मदर का नाम क्या है? ठीक, और हस्तिनापुर के जो पहले राजा रहे यानी कि भीष्म पितामह के जो पिताजी थे, उनका क्या नाम है? वो सारी चीजें आप खुद सर्च करो। पुरानी महाभारत देखो, नए वाली मत देखना, पुराने वाली देखो। रामानंद सागर वाली, उसमें वेद व्यास जी का पूरा पूरा चर्चा आती है। वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण के लेखक किसको माना गया? वाल्मीकि जी को माना गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में से बैंक का क्या कार्य नहीं है? बैंक क्या करता है? चेक स्वीकार करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। लेन देन, लोन देने का काम बिल्कुल करता है। पैसे जमा करना या कोई चीजें जमा करना बिल्कुल करता है। बैंक का काम नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज का। बैंक स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता है, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज। ये बैंक का काम नहीं होता है, ये शेयर मार्केट का काम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन कौन से रंग हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वन लाइनर है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लिए एग्जाम भी दोगे या आप उससे रिलेट भी करोगे, है ना। कहीं भी आपसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वैसे भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल और हरा, लाल काला, लाल नीला, नीला और हरा। ठीक है। लाल और नीला, कौन कौन से रंग होते हैं? लाल और नीला। और इसमें मछली बनी हुई होती है ना। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक वो लगा हुआ होता है, तो उसमें मछली का साइन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई हाल ही में कानून की देवी, कानून की देवी आप देखते हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट या
कोर्ट का जो भी आता है तो उसी में हाल ही में क्या परिवर्तन आया है कानून की देवी में। आपको एक चीज और बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी बदल गए हैं। अब चंद्रचूड़ जी नहीं है, कोई और हैं। ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक, तो हाल ही में कानून की देवी की मूर्ति में क्या परिवर्तन आया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट के हिसाब से भी और जीएस के हिसाब से पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस का नाम भी पूछा जाएगा, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो उसमें से क्या किया गया है कि आंख से पट्टी हटा दी गई है। जी बिल्कुल। हाथ में संविधान की पुस्तक दी गई है। हाँ जी बिल्कुल सही। ये दोनों बातें, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अगर आप सोचोगे कि मैंने ए लगा दिया, मैंने बी लगा दिया, आंसर ए और बी दोनों सही है, तो बेटा ये आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। आपको यही आंसर लगाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक, यही चीज आती है छोटे बच्चों से। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो हमने ए और बी दोनों लगा दिए, तो बच्चे ने ए लगाया बी लगाया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप मेच्योर हो, आप एक कंपटीशन लेवल पे बैठने जा रहे हो, आपको इस तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ए और बी दोनों लगाने हैं। तो यही इस तरह के ऑप्शन के सही आंसर होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो बदल गए हैं और नए चीफ जस्टिस कौन है ये डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस तो आप सभी जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो माने जाते हैं दैट। जी जी, अभी क्या हुआ है कि भाई अभी तक जो चीफ जस्टिस रहे वो रहे डी वाई चंद्रचूड़। कौन रहे? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अब जो ओथ ली है, शपथ ली है नए जस्टिस ने, उनका नाम है संजीव खाना। ठीक है, संजीव खाना। तो संजीव खाना, खन्ना सॉरी, खाना नहीं खन्ना सॉरी, संजीव खन्ना श्री जस्टिस, यानी कि अब वो हमारे क्या हुए हैं, वो नए अपॉइंट हुए हैं। ठीक, तो उन्होंने ओथ लिया है जस्टिस संजीव खन्ना ने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए, इतनी चीज आप लोगों के लिए क्लियर है। ठीक, और जो ये अपना एक तरह से कहते हैं पद ग्रहण करेंगे, वो 11 नवंबर को करेंगे। ठीक, नाम याद रखेंगे, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक है, तो संजीव खन्ना कौन है? 11 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे और अपना पद ग्रहण संभालेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हुआ तो मैं उसकी बात नहीं कह सकती, बट ये अपॉइंट कर लिए गए हैं। ठीक है, तो 11 नवंबर को ये चीज डिक्लेयर भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आज के क्वेश्चंस में इतना ही। बाकी आप सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है,
और सारे क्वेश्चन को रिवीजन अच्छे से आप करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।